हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 9 का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था, जिसमें थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन किया था अभी कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम्स क्या थे, जिस तरह से सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी तरह किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा जो पार्ट होता है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे हम एटम बोलते हैं। एटम के बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूल। तो एटम्स के एक सिंगल यूनिट को हमने एटम बोला, लेकिन जब ग्रुप ऑफ एटम हो जाएंगे तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ओके, तो एटम और मॉलिक्यूल ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद हमने इसकी दो थ्योरी पढ़ी थी, इसकी दो लॉज थी कि दो लॉ क्या थी। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो हमारे केमिकल्स हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना ही उनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। जो हमारा मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, वो थ्योरी ये कहती है। सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिस तरह से इसमें आ रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये क्या है? ये प्रोपोर्शन को कांस्टेंट रखती है। किस तरह से? जैसे अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें कोई केमिकल तो डालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें उसमें कोई एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में या कोई कंपाउंड की फॉर्म में कुछ तो यूज़ करेंगे। जब हम उसको यूज़ करेंगे तो जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, जब हम रिएक्शन से पहले जो एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल जो लेते हैं उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमें जो मिलता है, जो हम गेन करते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, जो हमने स्टार्टिंग में लिया उसको हमने क्या बोला? सबस्ट्रेट। और जो हमें बाद में गेन हुआ, जो हमें मिला, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो हमारा सबस्ट्रेट अमाउंट होता है और जो हमारा प्रोडक्ट अमाउंट होता है, दोनों इक्वल होते हैं। अभी तक हम इतनी बातें कर चुके थे। अब इसके बाद हम आगे का देखते हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन्स थ्योरी है क्या? इन्होंने भी अपनी जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बारे में इन्होंने अपनी कुछ थ्योरी बताई थी, कुछ पॉइंट्स बताए थे, जो कुछ सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी थे। तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे और कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या थी, आइए आज हम इस क्लास में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को आज। तो पोस्टुलेट्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी इसी चैप्टर को डिफाइन करती है। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। सारे जो मैटर हैं, अभी तक हमने पहले वाले चैप्टर में मैटर पढ़ा था। मैटर क्या होता है? कोई भी मटेरियल जिस चीज़ का बना होगा, जिस मटेरियल का फॉर्म होगा, उसे हम मैटर बोलेंगे। तो ये क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल। ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एटम। ओके, सबसे छोटी यूनिट को हमने एटम बोला, तो ये क्या है? वेरी टिनी पार्टिकल्स हैं जिनको हम बोलेंगे एटम। सेकेंड, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, जो किस में पार्टिसिपेट करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, लाइक जैसे हम सोडियम का बनाए, ये सोडियम होता है NaCl, ऑक्सीजन का बनाए OO। ठीक है, तो ये क्या केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक मॉलिक्यूल से या एक एटम से जब दूसरा एटम जुड़ता है तो वो एक बॉन्ड बनाता है। जैसे अब ये हमारा सोडियम और क्लोरीन जुड़ रहा है, तो इनके बीच में एक और डैश टाइप का वो आया है, इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। तो सेकंड पॉइंट है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स जो होते हैं वो किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्या है? जो हमारी फर्स्ट लॉ बोली थी, लॉ कौन सी थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये याद रखना है कौन सी लॉ है ये। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ने जो वर्ड बोले थे, इन्होंने भी वही बताया कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें ना तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को
या हम किसी पार्टिकल्स को ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में या रिएक्शंस में, जो केमिकल रिएक्शन में जो जैसा है वो तुम्हें वैसे ही मिलेगा। हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, अगर हमें कोई एलिमेंट क्या था? एलिमेंट जब हमारे सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके या ग्रुप ऑफ एटम को हम एलिमेंट कह रहे थे। तो ये क्या, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, ये क्या है? इसका मास नंबर और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? आइडेंटिकल होंगी, जिनको हम अलग तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर, इनका जो मास है और जो केमिकल रिएक्शंस हैं या जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो वो कैसी होंगी? आइडेंटिकल हैं। नेक्स्ट क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला जो पॉइंट था वो आइडेंटिकल वर्ड दिया है। सेकंड दिया है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट, कोई हमारा एलिमेंट है, 1 मिनट, हमारे पास कोई एलिमेंट है ये, या ये है नाइट्रोजन है। ओके, तो इनका जो मास नंबर होगा और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। किस तरह से? अब जैसे हम ऑक्सीजन के बारे में अभी बात करते हैं, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O होता है। अभी हम इसको ब्रीफ में आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं, अभी आप समझने के लिए देखिए। ठीक है, तो इसमें हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। ओके, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7। ओके, तो ये एटॉमिक का नंबर इसका कितना है? 8 है ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का कितना है? 7 है। और ये जो हमारा पॉइंट है इसने भी यही कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो है एटॉमिक नंबर है अभी। ओके, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मास की। जिस तरह से इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, इसी तरह से इनके एटॉमिक मास भी डिफरेंट होते हैं। लाइक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है, जबकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। ओके, तो ये क्या है? एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डिफर है, दोनों में मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट है। जो हमारा ये पॉइंट कहता है कि इनके जो हमारे एटम्स होते हैं एलिमेंट के, उनका एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, जब इनका मास नंबर डिफरेंट है तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जब हम इसे किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो होते हैं स्मॉल नंबर में यूज होते हैं, किस तरह से? इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में छोटे अमाउंट में यूज होंगे और एक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। कंपाउंड क्या है? अब एटम्स को मिला के हमने क्या बना? मॉलिक्यूल बनाया। अब मॉलिक्यूल्स को मिला के आगे हमारा बनेगा कंपाउंड। ओके, तो वो आगे क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। ये पॉइंट्स थे जो इन्होंने दिए थे पोस्टुलेट्स के फॉर्म में कि हाँ इस तरह से एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वर्क करते हैं। अब इसके बाद आया लिमिटेशंस। अब ये कहाँ कहाँ पर फेल हुई? लिमिटेशंस क्या है? ये अगर कोई भी साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को देता है तो हो सकता है उसके कुछ फ़ायदे हो, फ़ायदे नहीं बोल सकते यहाँ पे, हो सकता है वो उसमें कुछ चीज़ें या कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो हैं ठीक हों, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तभी तो उसमें आगे रिसर्च होगी। जब उसके बाद कोई और नेक्स्ट साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो उसमें देखता है कि हाँ ये वाला पॉइंट तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, हो सकता है ये गलत है। जब वो अपने पॉइंट्स को क्लियर करेगा तो उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो इसी तरह से इसमें कुछ गलतियाँ थी, तो इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी, वो देखते हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एटम डिफर फ्रॉम ईच अदर। इन्होंने ये तो बोल दिया जो मास नंबर है एटम्स का, एक एटम का और दूसरे एटम का वो डिफरेंट है, जैसे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन का, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया किस तरह से डिफरेंस है, ये डिफरेंट क्यों है, ये डिफरेंस कैसे रखता है अपने पास में। जब एलिमेंट है हो सकता है सेम हो सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो क्यों है, इनके पास ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है।
ओके, तो ये पॉइंट था इनका, हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक एटम दूसरे एटम से किस तरह से डिफरेंस है। नेक्स्ट, इट फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इनका, इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने ये तो बताया एक एटम है, एटम का होल नंबर की फॉर्म में, स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में कंबाइंड होके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या इन्होंने ये बताया ये कैसे कर रहा है। साइंस का मतलब है हर चीज़ में आपके पास कैसे का, क्यों का रीज़न होना चाहिए। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसे क्यों कर रहा है, कैसे फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड बन कैसे रहे हैं, जब ये डिफरेंट है, जब ये डिफरेंट है तो ये मिल कैसे गए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एटम डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ईच अदर, ये एक दूसरे से कंबाइन कैसे हो सकते हैं ये बताओ। इट फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि एग्जिस्टेंस होती है आइसोटोप और आइसोबार की। अब आप पूछेंगे मैम ये आइसोटोप और आइसोबार हैं क्या, तो आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं। जब आइसोटोप हम उसको बोलते हैं जब इसमें एटॉमिक नंबर क्या था, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 पॉइंट याद दिला रही हूँ, आप इनकी फॉर्म में इनको याद करते हुए भी आप ये समझ सकते हैं कि पढ़ क्या रहे हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, इनके सिंबल क्या होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इसका हमने O लिखा, अब नाइट्रोजन का हम N लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका फर्स्ट लेटर ही उनको डिफाइन करेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने जो आइसोटोप और आइसोबार, तो आइसोटोप क्या होता है जब इनका एटॉमिक नंबर ये वाला नंबर, ओके, ये वाला नंबर डिफरेंट हो और ये वाला नंबर एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास जो ये है, ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उसे बोलेंगे आइसोटोप। ओके, तो एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है भाई, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो कैसा है, डिफरेंट है, बट हैव डिफरेंट मास नंबर। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम क्लोरीन को ले रहे हैं, तो क्लोरीन को हमने लिया, यहाँ पे क्लोरीन 35 है एक, यहाँ पे क्लोरीन 37 है। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को हम हमेशा, जैसे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एटम है, हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन का सिंबल ये होता है, एटॉमिक नंबर को हम हमेशा इधर नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एटॉमिक मास को हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं टिप पर। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। हमने क्लोरीन का यहाँ एग्जांपल लिया है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17, और यहाँ पे भी 17, दोनों का सेम है, एक ही है, 17 है दोनों जगह। लेकिन यहाँ इस वाले क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35, जबकि इस वाले क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 37। इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप। तो ये किसके आइसोटोप हुए, क्लोरीन के। तो एग्जाम्पल है क्लोरीन के आइसोटोप का। नेक्स्ट है आइसोबार। अब इसमें अपोजिट हो जाता है, आइसोबार में एटॉमिक मास नंबर सेम होता है जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब वो कैसे होता है, इसमें जो टिप पर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, जो कैसा होगा, सेम होगा, और जो डाउनवर्ड साइड में होता है एटॉमिक नंबर, और जो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसे हमने क्या बोला, आइसोबार। ओके, तो आइसोबार क्या है, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास, सेम यहाँ पे डिफरेंट, और यहाँ पे क्या था, सेम था हमारा एटॉमिक नंबर बल्कि डिफरेंट था एटॉमिक मास। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, हम उसे बोलेंगे आइसोटोप। और जबकि आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होगा जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक है ये पोटेशियम। अब यहाँ देखो समझ में आया, इसे मैंने पोटेशियम क्यों बोला,
क्योंकि ये पोटेशियम का सिंबल है, लेकिन इसे हमने पी से रिप्रेजेंट नहीं किया है। ओके, तो ये क्या है, पोटेशियम है, और ये क्या है, कैल्शियम है। ओके, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास होता है 40, जबकि इनका एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है। इसका 19 है और इसका 20 है। समझ में आया? तो आइसोटोप और आइसोबार के एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं, आप इसको इजीली समझा सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है, आप एग्जाम्पल देंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें क्या था और लिमिटेशंस इन्होंने यही सब था कि ये किस तरह से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और आइसोटोप आइसोबार्स क्या हैं, ये सब चीज़ें इनकी लिमिटेशंस थी। पोस्टुलेट्स आप आराम से समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये चैप्टर आगे और अच्छे से स्टार्ट होगा। अभी हमने इसके बारे में सिर्फ एक आइडिया लिया है कि ये होता क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एटम्स। एटम्स कितने होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, वो किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, आगे चल के क्या फॉर्म करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा। Okay, so thank you so much for watching my video and please like, share and subscribe. Thank you.